ठीक है, ऋषिकेश हमारे साथ बनो। ऋषिकेश, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। विपक्ष तो आज मुंबई में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जो है मिशन दक्षिण पे निकले हुए हैं। बीजेपी का नारा भी अब की बार 400 पार, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि अगर हमें 400 का आंकड़ा पार करना है, 370 का आंकड़ा पार करना है, तो हमें साउथ में अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा। आपको लग रहा है ये बीजेपी की कोशिश है कि शुरुआती जो चुनावी प्रचार का अभियान है उसमें साउथ पे ज्यादा फोकस किया जाए? क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? और ये जो सबसे बड़ी सियासी जंग होने जा रही है 2024 की, कहां आपको लग रहा है टक्कर दिलचस्प होगी या मुकाबला एक तरफा होने जा रहा है? ऋषिकेश, दक्षिण को लेकर बात कहा जा रहा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने बढ़ने की कोशिश में दिख रही है। देखिए कि जो आंध्रा और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं, जो आंध्रा में 25 लोकसभा की सीटें हैं और वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी और जनसेना से जो उन्होंने गठबंधन किया, जो पवन कल्याण की पार्टी है, जहां पे बीजेपी एक भी सीट नहीं है। 25 में से 22 सीटें जो वहां की खुद जो वाईएसआर कांग्रेस के पास है, वहां पे इस गठबंधन के बाद जब हम कुछ दिन पहले वहां गए थे तो इस गठबंधन का असर दिख रहा था। इसलिए वहां की राजनीति में एससी एसटी कम्मा कप्पा जो हिसाब है, और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे से वहाँ चुनाव लड़ी तो 1 या 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की वहाँ बढ़ सकती है। ये सिर्फ आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में 4 पहले से ही हैं, वहाँ भी इनकी छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन है। वहाँ भी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार वहाँ बढ़त मिलेगी। कांग्रेस को भी वहाँ निश्चित तौर पर फायदा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ बढ़ेगी। जिस तमिलनाडु को लेकर पहले चरण में देखिए, तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग कराए जाने हैं। केरला में 20 सीटों में बीजेपी लड़ती दिख रही है। वहाँ तिरुवनंतपुरम से अपने के चंद्रशेखर को चुनावी मैदान में उतारा, एक फाइट करने की कोशिश दिख रही है। तो जो दक्षिण कर्नाटक में देखिए 28 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहाँ हो सकता है कुछ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, लेकिन उसकी भरपाई तेलंगाना और आंध्रा में करने की कोशिश की जा रही है। अगले 5 दिनों तक प्रधानमंत्री वहाँ दौरे पर लगातार है, यानी कि चुनावी शुरुआत वहाँ से कर रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जा रहा है, वहाँ इंडिया थोड़ा कुछ लड़ते हुए दिख रही है। जिस राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास थी, हनुमान बेनीवाल एक बड़ा फैक्टर थे, वो इस बार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, और हो सकता है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करे, उनके साथ सीट शेयरिंग की बात चल रही है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस अकेले थी, इस बार समाजवादी पार्टी को 1 सीट एकोमेंडेट की है, वहाँ पे वो चुनावी लड़ाई में बनती दिख रही है। दिल्ली जो सबसे बड़ा 7 सीट था, फैक्टर था, वहाँ आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो गया है, तो 7 सीटें बीजेपी जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी ये कहना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में देखिए कि जो 3 घाटी की सीटें हैं, वहाँ एनसी अपने हिसाब से लड़ रही है और कांग्रेस पीडीपी हालांकि वहाँ अलग लड़ेगी। तो जो उत्तर भारत का इलाका है, आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि जयंत चौधरी भले ही चले गए, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो यहाँ वो कुछ लड़ती हुई दिख रही है। हालांकि अलग बात है कि वहाँ क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन झारखंड में है, और वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आदिवासी सीट है, जो सुरक्षित सीट है, वहाँ पे लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगा। तो जो उत्तर भारत की सीटें हैं, बिहार देख लीजिए कि जो पशुपति चाचा भतीजे की लड़ाई है, चिराग पासवान को भले ही एकोमेंडेट कर लिया गया हो, लेकिन पशुपति पारस ताल ठोक रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर से लड़ेंगे, तो एनडीए का जाका खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपना राग अलाप रहे हैं। तो जो 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी, इस बार यहाँ भी कहा जा रहा है कि लड़ाई काफ़ी रोमांचक मुकाबला होगा। तो बीजेपी की कोशिश है अपने 303 सीटों से आगे बढ़ने की, जो 370 का नारा बार बार प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जबकि विपक्ष को लगता है कि उनकी लामबंदी ठीक रही और अगर चेहरे का चयन सही रहा, जो कांग्रेस फूक फूक कर उठा रही है या जो क्षेत्रीय दल है वो उठा रहे हैं, तो शायद बीजेपी को 272 का अपने बूते मैजिक आंकड़ा पार कर पाने में वो रोक पाएंगे। क्योंकि दक्षिण में भले ही ये दावा कर रहे हो, दक्षिण में उस तरीके की गुंजाइश नहीं दिख रही है। कर्नाटक में 26 में से इनकी सीटें कमती दिख रही है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कुछ उस तरीके का असर नहीं दिख रहा है। आंध्रा और तेलंगाना में निश्चित तौर पर बीजेपी कुछ बढ़ती हुई दिख रही है, जहां वो लड़ती हुई दिख रही है। केरला का हाल बिल्कुल देखिए कि केसी वेणुगोपाल को खुद चुनावी मैदान में उतारा है, जो संगठन मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। जो उत्तर भारत की स्थिति है वो हमने बताया। पंजाब, जो महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार
3 ऐसे बड़े स्टेट हैं जहां पे 7 चरणों में चुनाव होने हैं, एक चरण में 5, 4, 7, 8 ऐसे करके। तो वहां लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि यहाँ लड़ाई काफी जोरदार होगा। बंगाल में जो 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार कहना मुश्किल है कि क्या वो उसको बढ़ा पाएंगे या उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन वहाँ जिस तरीके की लड़ाई हो रही है, जो इशू उठाए जा रहे हैं जमीनी स्तर को लेकर के, उसको लेकर के विपक्ष को लग रहा है कि शायद अगर ठीक चेहरे के हिसाब से चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी को 272 के मैजिक आंकड़े से रोका जा सकता है और वो अपनी बढ़त को बढ़ा सकते हैं। और इसी बीच में आप देखिए कि इशू को प्रधानमंत्री सुशासन और जो अपने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बूते वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं। तो राहुल गांधी बार बार जो गारंटी दे रहे हैं वो युवा, बेरोजगारी, जो चुनावी चंदे की बात है, बॉन्ड जिसको वो महाघोटाला कह रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्रीय दल है उनके साथ कांग्रेस बिल्कुल फ्लेक्सिबल मोड में है। तो कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है। वोटर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब चीजें और स्पष्ट हो जाएगी, जब 19 तारीख को कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर लड़ाई एक तरफा भले ही करने की कोशिश की जा रही है 400 पार की, लेकिन जमीन पर विपक्ष के कैलकुलेशन में लगता है कि अब भी भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत को बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है।